तो मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि जनरली बहुत छोटे छोटे वीडियो आते हैं, लेकिन वो वीडियो मेंस और आपकी समझ की दृष्टि से वैसे छोटे वीडियो बहुत कई बार कारगर साबित नहीं होते हैं। भले ही आप उसे एक दिवसीय एग्जाम के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी समझ और तार्किकता तभी आपकी विकसित होगी जब उन सारी बातों को कोरिलेट कर पाएंगे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर ही आए, ताकि मैं इसे बेहतर ढंग से रख पाऊँ और आपको भी रुचिकर लगे, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि छोटा ही वीडियो रखा जाए। चलिए, एक आज जो इंडियन एक्सप्रेस में जो न्यूज छपा है, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकता है। और एक चर्चा चल रही है कि एक शब्द भी सुने होंगे, न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल पॉलिसी एक्चुअली है क्या? जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय द्वारा जो ये भाषण में कहा गया, तो वो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया कि द चैलेंज इज व्हील्ड ऑन द सक्सेस ऑफ न्यू नॉर्मल। और उन भाषण में एक जो शब्दकोश का प्रयोग किया गया है वह न्यू नॉर्मल की बात की गई है। यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने भाषण में राष्ट्र के संबोधन में न्यू नॉर्मल की बात की है, तो इस बात को समझना होगा कि इसका परिप्रेक्ष्य क्या है। और मेंस की दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण है कि न्यू नॉर्मल्स में क्या भारतीय विदेश नीति हमारी क्या आक्रामक हो जाएगी, या जो हमारी पहले जो सॉफ्ट था उसके विदेश नीति में क्या बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। क्या यह विदेश नीति हमेशा युद्धरत रहने की ओर भारत को अग्रसर करके रख लेगा, या फिर ये होगा कि हमेशा विदेश नीति में भारत की विदेश नीति आक्रामक विदेश नीति की तरफ बढ़ जाएंगे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे कई ऐसे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। क्या ऐसे नीतियों से भारत को भविष्य में नुकसान होगा या फायदा होगा? किन पक्षों पर हमें फायदा हो सकता है और किन पक्षों पर हानि हो सकता है, उन सारी तथ्यों का हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के मार्फत। तो पहले तो ये जानना है कि न्यू नॉर्मल एक्चुअली होता क्या है, और प्रधानमंत्री के भाषण के संदर्भ में कही गई ये बातें, हालांकि आज जो है आर्टिकल्स में बहुत छोटा सा ही आर्टिकल्स है, इंडियन एक्सप्रेस में यह आया है, तो इसको समझने का प्रयास हम किए हैं। आपको ये जानकर बिल्कुल ही ये होना चाहिए कि सर आज क्यों पेपर का कटिंग नहीं लगा रहे थे, तो चूंकि पीडीएफ बहुत अच्छा आता नहीं है और हर पेपर की अपनी सीमा होती है। मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पेपर जो है अपनी किसी जो है विचारधारा से प्रभावित होकर लिखा जाता है, तो उनके बीच के रास्तों को अपनाकर हम उस चीज़ को रख सकते हैं। हूबहू अगर रख देंगे तो एक प्रकार की विचारधारा, और एक विद्यार्थी के लिए यह कभी उचित नहीं होता है कि वह एकल पक्षीय भाव को रखता हो। यानी कि हमें सम्यक और जो राष्ट्र और देश और जो चीज़ें आपके एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है, उन पक्षों को हम रख पाएंगे। तो पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं, और बड़ी बिल्कुल ही सभी को एक परीक्षा की दृष्टि से इसे विश्लेषण करना है, न कि इमोशन होकर। तो पहले हम देखते हैं, ये हेडिंग है, ये आज आया है, द चैलेंज इज द बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ न्यू नॉर्मल। यानी कि क्या क्या चैलेंज है न्यू नॉर्मल जो पॉलिसी लगाई गई है, एक तरह की भारत की विदेश नीति है या आतंकवाद के विरुद्ध यह सिर्फ नीति है, इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। इज द बिल्ड ऑन द सक्सेस ऑफ न्यू नॉर्मल। तो इसका पक्ष और विपक्ष हम दोनों रूप को रखेंगे, बिल्कुल ही बारीकी के साथ उस चीज को समझिएगा। देखिएगा, भारत के आतंकवादी हमला के जवाब में न्यू नॉर्मल पॉलिसी एक्चुअली क्या है, इसमें तीन बातें मुख्य रूप से कही गई है। इस बातें को पहले ध्यान रखिएगा, यहां पर हम पॉइंट नोट भी कर दिए हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि भारत आतंकवादी हमला का जवाब अपनी शर्तों पर देगा। तो अपनी शर्तों पर देने का मतलब क्या हो गया, ये बातें हम एक एक पॉइंट का विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण करने का आप पूर्ण रूप से आप ध्यान रखिएगा
यानी कि भारत आतंकी हमला का जवाब अपनी शर्तों पर देगा। यानी कि भारत, इस लाइन से क्या पता चलता है? आपके लिए यह नॉर्मल लाइन होगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इस लाइन से यह बातें निकलती है कि हमारी विदेश नीति या हमारी जो किसी भी प्रकार की हम जो देश के अंदर आतंकवादी कार्रवाई होगी, उसमें किसी भी प्रकार, इस लाइन से ये तात्पर्य निकलता है कि किसी भी प्रकार के विदेश के प्रभाव में रहे बिना हम अपनी नीति स्वयं का निर्धारण करेंगे। तो इसका दो पक्ष निकलेगा, अभी थोड़ा देर में बताता हूं। इसका सिर्फ माने बता देता हूं कि ठीक है, भारत जो है अपनी जवाब जो है अपनी शर्तों पर देगा। इसका माने यह है कि हम किसी भी देश के विदेश नीति से प्रभावित नहीं होगा और आतंकवादी की किसी भी कार्रवाई को हम अपनी शर्तों पर हम उसको जवाब देंगे, न कि हम किसी भी देश के विदेश नीति का इन्फ्लुएंस से या किसी भी विदेश के द्वारा दिए गए प्रभाव में आकर हम अपनी नीतियों को बदल देंगे। यह बहुत बढ़िया ये स्टेटमेंट है। खासकर यह न्यू नॉर्मल पॉलिसी को लाना इसलिए पड़ा कि ट्रंप के कई ऐसे ट्वीट्स ने सरकार को ऐसे चीजों की ओर अभिप्रेरित किया होगा, इसलिए न्यू नॉर्मल पॉलिसी आया है। तो न्यू नॉर्मल पॉलिसी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है, भारत किसी भी प्रकार के, क्योंकि बार बार देखते होंगे, मैं दो तीन चीजें बता देना चाहता हूं, आप कनेक्ट कर पाएंगे कि भारत किसी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेगा। अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल क्या होता है? क्योंकि कई बार जब भारत पर कई बार, यह एक बहुत बड़ी सिलसिला ही 1947 के बाद कई युद्धों में लड़ने के बाद पाकिस्तान को लग गया कि हम किसी भी प्रकार से डायरेक्ट युद्ध में हम भारत से किसी प्रकार से जीत नहीं जाएंगे। हालांकि हर जंग में उसे मुंह खानी पड़ी है। तो उन्होंने भारत के खिलाफ में एक प्रॉक्सी वार या उसी को कहे छद्म युद्ध या फिर उसके रूप में एक दूसरा रूप दिया, जिसमें वो उन्होंने आतंकवादी जैसी घटनाओं से भारत में हमला कराते रहे, क्योंकि वह डायरेक्ट युद्ध वह भारत से जीत नहीं सकते थे। इसीलिए, और कई बार यह होता था कि ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ हम पूर्ण कार्रवाई नहीं कर पाते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दबाव आ जाता था या पाकिस्तान यह दबाव डलवाने में ये हमारे ऊपर सफल हो जाता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भैया जो आतंकवादी है वह तो नॉन स्टेट एक्टर है और उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और चूंकि अगर भारत हमारे ऊपर किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय ये जो है वार ऑफ एक्ट माना जाएगा और इस प्रकार से यह किसी भी प्रकार से जो है यह उचित नहीं होगा। अगर और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव भी डाला जाता था कि दोनों देश जो है एक परमाणु संपन्न देश है और परमाणु संपन्न देश अब अगर एक दूसरे के वार में उलझ जाएंगे तो इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। ऐसा जो है पाकिस्तान ब्लैकमेल भारत को करता था इस स्तर पर, और इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल का प्रयोग बार बार भारत के इस नीति में किया गया है, जिसका आप पूरी सिलसिला आतंकवादी की कार्रवाई देखते होंगे, जिसमें आतंकवादी की कार्रवाई में यह पूरी की पूरी चीजें होती आ रही थी। इसलिए भारत अब यह पूर्णतः अब स्पष्ट हो गया है कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम नहीं सहेंगे। तीसरा है आतंक। आतंक को ही अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि नॉन स्टेट एक्टर उन्होंने कहा है। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब है कि स्टेट से उसे लेना देना नहीं है, यानी कि स्टेट का उसे लोगों पर कोई कंट्रोल नहीं है। पाकिस्तान यही कह के आतंकवादी से अपनी छुटकारा पा लेता था। भारत जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी जैसी बातें को रखता था तो एक तो 9/11 घटना 9/11 जो घटना हुई थी उससे पहले तो यूएसए को यह आभास भी नहीं होता था कि जब तक कोई आतंकवादी की घटना भारत में होता भी है, हालांकि उसके बाद भी उसे कोई किसी प्रकार का आभास नहीं होता है। कहने का मतलब यह हुआ है कि उनके लिए आतंकवादी कोई चीज घटना ही नहीं थी। लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डा पर जब आतंकवादी हमला हुए
तब ब्रिटेन को लगा कि कुछ आतंकवादी हमला होता है। फ्रांस में इसी प्रकार का इस्लामिक चरमपंथी जो है, जब जो है एक प्रकार के देखे होंगे कि जो कार्टून जो पैगंबर का बनाया गया था उसको लेकर जापान में फ्रांस में ही कई प्रकार के विद्रोह जब हुए, मुस्लिम जो है मैं उसको कहेंगे कि उग्रवादी पंथों द्वारा, तब जाके फ्रांस को भी आभास हुआ, या कई इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कई यूरोपियन देशों को बाद में आभास होने लगा। भारतों सदी कई दशकों से कहते आ रहा है कि भारत में आतंकवादी हमला हो रहे हैं, लेकिन उसके संज्ञान किसी भी स्तर पर कोई नहीं लेता था। मैं ये सारी पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए न्यू नॉर्मल पॉलिसी को लाना पड़ा है, उसकी पृष्ठभूमि इसलिए जोड़ के मैं बता रहा हूं सारी कहानियों को। अब कहते हैं कि आतंक एक नॉन स्टेट एक्टर है और प्रायोजित करने वाले आकाओं को, जो पाकिस्तान यह कहता था कि वह तो नॉन स्टेट एक्टर है, मुझे स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है, हम तो खुद उसके भुक्तभोगी है। क्योंकि कई बार तो यही आतंकवादी जो है पाकिस्तान में कई प्रकार के हमले करते थे, मस्जिदों में हमले करते थे, शियाओं के मस्जिदों में हमले करते थे कि शिया और सुन्नी में आपस में ही पाकिस्तान में लड़ाई है। तो इसका हवाला देते हुए पाकिस्तान यह कहता था कि हम तो खुद इससे भुक्तभोगी हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि इन नॉन स्टेट एक्टर पर तो हम खुद भी मेरा कंट्रोल नहीं है, और इस प्रकार से वह पूरी की पूरी इस चीज को उसको अपने से बचा लेता था। लेकिन भारत ने यह कह दिया है कि अब आतंक नॉन स्टेट एक्टर और प्रायोजित करने वाले आकाओं के बीच में ने, यानी कि आकाओं शब्द का इस्तेमाल किया है, किसी देश का पार्टिकुलर नाम लेना अच्छा नहीं था, राजनीतिक हलकों में अच्छा नहीं माना जाता है, तो उन्होंने आकाओं शब्द का इस्तेमाल किया है। डायरेक्ट समझिए कि उसने स्टेट के बारे में ही कहा है, यानी कि उसे हम स्टेट एक्टर भी कहेंगे, यानी कि प्रायोजित करने वाले आकाओं यानी कि स्टेट एक्टर के बीच में अब कोई अंतर नहीं करेगा। तो ये तीन क्रक्स पता चल गया होगा न्यू नॉर्मल पॉलिसी क्या है, और प्रधानमंत्री के भाषणों में जो आपको न्यू नॉर्मल शब्द जो बताया गया उसका हमने पूर्ण विश्लेषण कर दिया। उनका तीन क्रक्स पॉइंट यही है। मैं हम किस आतंकवाद, ये तीन क्रक्स आपको याद करा देता हूं कि आतंकवादी के मुद्दे पर हम किसी प्रकार को अगर हम जो है अगर हमारे जमीन पर होता है तो अपनी शर्तों के अनुसार उस पर हम कार्रवाई करेंगे, इसका क्रक्स नंबर यह होगा। क्रक्स नंबर 2 यह होगा कि हम किसी प्रकार के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को हम नहीं सहेंगे। और तीसरी नंबर बात यहां है, आप देखिएगा स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर में अब हम विभेद नहीं करेंगे, यानी कि इनकी आकाओं और आतंकवादियों को पनाह देने वाले इन आकाओं और आतंकवादियों के बीच में हम किसी प्रकार का अब विभेद नहीं करेंगे। और अब अगर भविष्य में, एक लाइन और भी जोड़ देता हूं, अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की आतंकवादी हमला होता है तो इसे स्टेट ऑफ वार यानी कि हम एक्ट ऑफ वार के रूप में लेंगे। तो एक्ट ऑफ वार क्या होता है ये भी इस चीज के रूप में जान लीजिएगा। बहुत एक एक टेक्नोलॉजी, एक टर्मिनोलॉजी को आप समझने का प्रयास करेंगे। इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। अब एक्ट ऑफ वार क्या होता है इस चीज को समझिएगा। एक्ट ऑफ वार का मतलब होता है कि किसी देश ने आपके ऊपर एक प्रकार से हमला कर दिया है तो आप प्रत्युत्तर देने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। उस पर किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी लायबिलिटीज है वो आप नहीं मानेंगे। उससे आप उसे पहले ही उद्घोषणा कर चुके हैं कि हम इसे एक्ट ऑफ वार मानते हैं। इसलिए भविष्य में किसी भी प्रकार की आतंकवादी हमला होगा तो प्रायोजित देश द्वारा माना जाएगा और उस प्रायोजित करने वाले देश के खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए कहा गया है एक्ट ऑफ वार। एक्ट ऑफ वार अपने आप में बहुत भारी भरकम शब्द है, इसको नॉर्मल नहीं लेना है। तो इस चीजों को आप टेक्निकल रूप से आप समझ गए होंगे। अब कहेंगे कि सर क्या न्यू नॉर्मल पॉलिसी के अंतर्गत हमारी विदेश नीति पर
क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इसकी पक्ष में या विपक्ष में क्या हमारे देश में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, इसकी समीक्षा तो हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके जो ये नीति लाई गई है, न्यू नॉर्मल पॉलिसी ला गई है, उसके पीछे की कारणों की समीक्षा करते हैं, तो समझने का कोशिश करते हैं। पहला नंबर बात यह है कि 1947 में जब आजाद हुआ भारत, तो उसके बाद में ही कश्मीर का मुद्दे को लेकर आप देखेंगे कबायली के रूप में उसी समय भारत में बहुत सारे पाकिस्तानी जो है सैनिक जो है कबायली के भेष में घुस गए। और बाद में देखते होंगे, मैंने कहा था, एक पूरा कहानी सुनाया था कि हरि सिंह और दौड़े दौड़े आए जवाहरलाल नेहरू के पास और कहे कि हमें बचा लीजिए, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंतर्गत कश्मीर को भारत में सम्मिलित कर दिया गया था। ये सब पूरी कहानी आप लोग जानते होंगे, मैं उन विषय में नहीं जाना चाहता हूं। तो ये चूंकि बाद में जवाहरलाल नेहरू, हालांकि यह कितना गलत हुआ या सही हुआ ये अलग राजनीतिक विषय का विषय है, कि इस मामला को जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ में ले गए और यूएनओ में ले गए, और ये सारे उसके बाद में यह मामला विवादास्पद हो गया। और चूंकि उससे पहले हरि सिंह ने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर यानी कि उस समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए थे, तो भारत का यह हिस्सा हो गया। लेकिन 370 के अंतर्गत अनुच्छेद 370 जो स्पेशल प्रोविजन किया गया, कश्मीर में एक स्पेशल जो है प्रोविजन दिया गया था, स्पेशल राइट दिए गए थे, जिसके कारण जो है एक जो है कश्मीर का एक अलग एक तरफ से मानिएगा तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था। भारत सिर्फ उस प्रकार के रक्षा और प्रशासनिक रक्षा और सुरक्षा से रिलेटेड वो बातें कर रहा था। तो खैर 370 को खत्म कर दिया गया और एक जो है एक जो है जो पुनर्राज की दर्जा तो बाद में दिया जा गया, या उसका प्रोसेस अभी जारी है, लेकिन पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसे भारत में सम्मिलित कर दिया गया। खैर इन सारी चीजों की हम पृष्ठभूमि इसलिए बता रहे हैं कि उसी कश्मीर को हवाला देते हुए और कश्मीर मामला को जिंदा रखकर वह आतंकवादी यानी कि टेरर का एक प्रकार से पाकिस्तान द्वारा भेजे गए प्रायोजित आतंकवाद का एक जो सिलसिला जारी हुआ वह लगातार उसके बाद जारी रहा। खासकर यह 80-90 के दशक में इसकी कंटिन्यूटी काफी बढ़ गई थी। खैर लेकिन ये मैं नहीं कि 3 या 4 आतंकवादी हमले को बता दिए हैं, कम से कम 10 से 15 बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें से कुछ हमलों की मैं भूमिका बता देता हूं। संसद भवन पर हमला हुआ 2001 में, 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला हुआ था। इसके मास्टरमाइंड जो थे वो अफजल गुरु थे, और इसमें से कम 10 आतंकवादी जो है इसमें भारत में घुसकर जो है कई जगहों पर संसद भवन में कई जगह पर गोलीबारी किए, और उसमें से सभी के सभी आतंकवादी मारे गए। और उस आतंकवादियों को पाकिस्तान ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह मेरा नागरिक भी है। खैर उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन इनके जो आका थे उनको लाश लेने से इनकार कर लिए। तो ऐसे आतंकवादियों को तो यह भी पता नहीं है कि इनके आका जब उनकी जहन्नुम का रास्ता दिखा दिए तभी उनके लाश को किसी भी प्रकार से कब्रगाह भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन हम तो एक संभ्रांत देश के लोग हैं, उनको यहीं पर कब्र में दफना दिए गए। हालांकि यहाँ के जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने कहा था कि हम इन्हें अपना कब्र नसीब भी नहीं होने देंगे। खैर ये अलग बात है। मुंबई में हमला हुआ 2008 और 1993, इससे पहले 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद 2008 में जो हमला हुआ था उसमें लश्कर ए तोयबा का महत्वपूर्ण ये हाथ था, और इसी में जिंदा पकड़ा गया था अजमल कसाब। 2012 में जाकर यरवदा जेल में इसको फांसी दी गई। यह 4 साल का हमने कानूनी ट्रायल करके जो है, और हमने कानूनी ट्रायल किया। हालांकि
इसको भी पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि मेरे यहाँ का नागरिक नहीं है, जबकि यह कसाब की पूरा लोकेशन हमने प्रोवाइडेड कराए। कितने आतंकवादियों की सूची हमने सोचे पाकिस्तान को सौंपे, साक्ष्य दिए, लेकिन उसका किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं पूरी पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको आगे कनेक्ट कर पाएंगे कि यह पूरी नीति लाना ही के ऊपर आ। उसके बाद पुलवामा का हमला हुआ 2019 में, और पुलवामा के हमला जो हुआ वह पूरे के पूरे सैन्य बेस पर ही हुआ। यह सैन्य बेस जिसमें हमारे बहुत सारे सीआरपी के जवान जो है वह काल के गाल में चले गए। यानी कि यह सब कुछ हमला पाकिस्तान प्रायोजित इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर कहने वाले जो है आतंकवादी संगठनों द्वारा किए गए या आतंकवादी द्वारा किए गए। मैं इनकी अभी तुरंत पोल खोलता हूं। उसके बाद पहलगांव हमला हुआ है 22 अप्रैल 2025 को, जो अभी हाल में हुआ है, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा जो चलाया गया है। अब आप सारे चीज को क्रोनोलॉजी में 2-3 चीजें बात उभर के सामने आ जाएगी कि जब हम साक्ष्य भी दे रहे हैं, उसके बाद पूरा का पूरा हम जो एक्टिविटीज किए गए उसके साक्ष्य दिए, सारे चीज प्रूफ दिए। उसके बाद हमने तो कसाब के लिए उसको तो बिल्कुल ही दिन दहाड़े चौराहे पर बिल्कुल फांसी दे देनी चाहिए, उसकी साक्ष्य रखने की क्या जरूरत है। लेकिन उसके लिए भी हमने कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे फांसी पर लटकाया, ताकि हमारी छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें और पाकिस्तान में एक जैसा जो ट्रंप है एक लोकतांत्रिक देश के रूप में कहा गए, उन्हें न इतिहास पता है न शायद, तो बता रहे थे कि हजारों साल पहले की बात पाकिस्तान को एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, उनको ये भी हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी पता नहीं है कि पाकिस्तान का जन्म हम ही से ही 1947 में हुआ है। खैर, ये उनकी मामला है। उसके बाद इन सारी चीज को अगर देखेंगे तो हम सारे प्रूफ दे रहे हैं, सारे चीज कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो पुलवामा ये पहलगाम के हमले में वह कह रहा था कि हम इसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम बातचीत करना चाहिए। बातचीत करने का क्या मतलब होता है? तुमने हमने तो 4-5 हमलों का बताया है, ऐसे माने सैकड़ों हमले हुए हैं और वह विभक्त हमले हुए हैं, सारे में साक्ष्य दिए। आज तक तुमने क्या किया? तो आज हम कैसे विश्वास कर ले कि पहलगाम के हमले में तुम आतंकवादी में हम साक्ष्य देते तो उस पर कानूनी कार्रवाई तुम कर ही पाते। खैर, इसीलिए इन सारी पृष्ठभूमि में मुझे यह जो न्यू नॉर्मल लाना पड़ा है। लेकिन हमारे ये ब्रह्मा चिलैया जैसे लोग या कुछ और भी जो विद्वान जन है, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, उनका आरोप है या उन्होंने इस ढंग की पक्ष या विपक्ष में ऐसा तर्क रखा है कि इससे भारत के विदेश नीति में कई प्रकार के उथल पुथल हो सकते हैं, या उनका अपना सोचना है। तो मैं एक एक पक्ष के बारे में हमने चलते हैं। पहले हम जो है विपक्ष में ही चर्चा कर लेते हैं, जिसमें राम चलैया जैसे लोग कह रहे हैं, ब्रह्मा चलैया जैसे लोग कह रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इससे क्या होगा कि भारत का जो विदेश नीति में एक जो सॉफ्ट पावर है, उस सॉफ्ट पावर में एक बहुत बड़ी हरासमेंट आ सकता है, और भारत पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि भारत हमेशा युद्धरत रहने की स्थिति में है, यानी कि हमेशा युद्ध की स्थिति में रहेगा। तीसरा आरोप यह लगाया जाता है कि पाकिस्तान में जो है नॉन स्टेट एक्टर, जो वहां की सरकार भी कह रही है कि वह नॉन स्टेट एक्टर है, और वहां पर भी जो मिलिट्री में जो बहुत सारे लोग हैं, वहां एक्चुअली लोकतंत्र का कोई सरकार तो है नहीं, वह मिलिट्री ही रियल में कठपुतली सरकार वह बनाए रखती है, क्योंकि आज तक लोकतंत्र सही रूप में पाकिस्तान में आया ही नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि, और उसमें भी कई गुट्स है,
यानी कि वो सारे के सारे गुड्स की, अगर मान लिया जाए कि हम थोड़ा थोड़ा, हम किसको माने कि अगर मान लिया कि हम किससे बातचीत करें, भाई बातचीत किससे हम करें, किस ग्रुप से बातचीत करें ताकि वह कंटिन्यूटी दे कि भारत पर किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ। अभी देखे होंगे हाल में ही सीज फायर का ये घोषणा किया गया कि भाई हम जो है किसी भी प्रकार के एक दूसरे पर नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी ड्रोन छोड़े गए। हालांकि वह ड्रोन घातक है या नहीं है या माने नहीं लगता है, लेकिन वो ड्रोन तो छोड़ ही गए। जो आसमान में देखे गए कई प्रकार के ट्वीट जम्मू कश्मीर इस सब में देखे गए, जहां से लोगों ने बिल्कुल ही उसे वीडियो बनाकर बिल्कुल प्रसारित किए और इसकी सूचना सरकार तक पहुंचाई। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इन सब के बावजूद भी हम कैसे यह मान ले कि भविष्य में किसी प्रकार का टेरर अटैक नहीं होगा, या इसकी कोई गारंटी लेगा, क्योंकि वहां पर कोई एक प्रकार का ग्रुप्स तो है नहीं, वहां के सेनाओं में ही ग्रुप्स में सारे लोग बटे हुए हैं। कब अबदस्त हो जाएगा कौन, यह कहना मुश्किल है, कौन पावर में आ जाएगा यह कहना मुश्किल है। और वहां हम ये भी कह सकते हैं कि इस सारे के सारे चीजें जो हैं, यह हम यह कह नहीं सकते हैं कि आगे क्या होगा। खैर, तीसरा हम इस पर यह कहा जा सकता है कि देखिए, हमारा जीडीपी का रक्षा पर 2% खर्च है। अगर इन्होंने हम पूरी तरह से युद्धरत स्थिति में हमेशा, देखिए अब इसको आलोचना हमारी कर लीजिएगा बाद में, पहले मैं पक्ष की बात कर रहा हूं, फिर विपक्ष में हम लोग जाएंगे, सारी चीजें रखेंगे। तो हम कहेंगे कि देखिए रक्षा में है 2% अभी जो है जीडीपी में रक्षा पर खर्च होता है। अगर इसमें न्यू नॉर्मल पॉलिसी आ गई तो हमारी रक्षा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हर चीज हमें इस चीज के लिए हमेशा युद्धरत की स्थिति में रखना पड़ेगा, मैंने युद्ध की स्थिति में हमेशा तैयार करके रखना पड़ेगा। तो रक्षा बजट में हमें उसकी बढ़ोतरी भी करना पड़ेगा। 2.5 से लेकर 3% तक जीडीपी के हमें खर्च करके रखना पड़ेगा, यानी कि 1% तक जीडीपी में और इंक्रीज करना पड़ेगा। राजकोषीय घाटा जो अभी 4.5 है वह बढ़ सकता है। उसके बाद शिक्षा में 2.8% जो खर्च होता है वह घट सकता है, घट जाएगा। राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा क्योंकि डिफेंस में बहुत सारी चीजें जो है आपका खर्च होगा, तो राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। और शिक्षा में चूंकि इसकी कुछ चीजें रक्षा के रूप में भी ये होगा, तो शिक्षा में घट सकता है, स्वास्थ्य में घट सकता है। अनुसंधान में 0.7 ही अभी हम जो है अनुसंधान पर मात्र इंडिया 0.7 खर्च कर रहा है, 0.7 ही खर्च कर रहा है। लेकिन चाइना जैसा देश जो है 2.4 खर्च कर रहा है अनुसंधान पर। तो ये हालांकि उसका जो जीडीपी का जो पूरा सिनारियो है वह चाइना का बड़ा भी है, और उसमें से वह 2.4% वह अनुसंधान पर खर्च करता है, जबकि इंडिया 0.7 पर ही करता है। एक मैं आपको थोड़ा सा वानगी देके बताता हूं कि मात्र 500 करोड़ के बजट में, 500 करोड़ का बजट बहुत कम बजट होता है रक्षा के लिए। इस रक्षा के बजट में प्रहलाद डॉक्टर प्रहलाद का मैंने कल चर्चा किया था। इन्होंने आकाश डिफेंस सिस्टम को विकसित कर दिया। आकाश डिफेंस सिस्टम को विकसित कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है, इसे पैट्रियट से भी अच्छा माना जाता है आकाश डिफेंस सिस्टम को। इवन कि इजराइल का जो आयरन डोम है उसकी जो डिफेंस सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी से भी बेहतर आकाश डिफेंस सिस्टम को माना गया। और बाद के कई शोधों से पता चला है कि ब्रह्मोस से तो हम बाद में ये किए, लेकिन जिस समय वो पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन और छोड़े थे, तो उन ड्रोनों को हमने इसी आकाश डिफेंस सिस्टम से न्यूट्रलाइज किया था। एक भी भारत के टेरिटरी में वो ड्रोन नहीं गिरे।
तो आकाश डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत अच्छा डिफेंस सिस्टम है, इस पर भी मैं आऊंगा। और डॉक्टर प्रहलाद को लाख लाख धन्यवाद जो इन्होंने इन्हें इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम दिया है। तो चाइना का देखिए कि इतना ज्यादा अनुसंधान पर खर्च होता है। हंगर इंडेक्स में हम 105 है। अगर ये सारी चीजें होगी तो हो सकता है कि हंगर इंडेक्स में और भी हम नीचे चले जाए। उसके बाद में कुपोषित जो है 14.96 या लगभग 15% लोग कुपोषित है और 80% लोग राशन पर निर्भर करते हैं। आज भी देखते हो, हालांकि राशन पर निर्भर होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बहुत समृद्ध लोग भी राशन में अपनी नाम लिखवा लेते हैं, क्योंकि जब मुफ्त का खाना रहता है तो उन्हें लगता है कि शायद मैं इसका फायदा ले ही लूं। खैर ये तो अलग बात है। खैर जो डाटा में रहेगा वो तो हम उसकी चर्चा करेंगे ही। जब इतनी सारी चीजें हैं तो क्या डिफेंस पर इतना खर्च करने की जरूरत है? या हमेशा, और डिफेंस पर खर्च करने की बात नहीं, हमेशा हम युद्धरत की स्थिति में रहेंगे तो हम क्या, हमारी जो विदेश नीति है वह क्या आक्रामक नीति हो जाएगी? ये सब देखिए मेंस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण इसका विश्लेषण आएगा। तो मैंने तो इसका एक तो ये बता दिया कि इसका जो है विपक्ष की मुद्दे हैं, जिस पर इतनी सारी चीजें बता दी हैं कि इतने लूप होल्स आ सकते हैं, हमारी विदेश नीति को आक्रामक विदेश नीति समझी जाएगी। जो पहले हम सॉफ्ट नीति रखते थे और सॉफ्ट नीति में हमारी क्या विदेशी नीति आक्रमण नीति हो जाएगी। तो जब आक्रमण नीति हो जाएगी तो पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध क्या अच्छे रहेंगे इस प्रकार से? तो इन सब की हम समीक्षा करेंगे। यह सब आरोप लगाया जा रहा है, यह मैं अपने से नहीं कर रहा हूं, ये इस ढंग के आरोप लगाए जाते हैं। तो क्या विपक्ष में, अब देखिए क्योंकि आप एक स्टूडेंट के रूप में सोचते हैं तो अपना विचार कोई विचार नहीं होता है, जो विचार समग्र रूप से सामने आता है उन विचारों को ही रखा जाता है। अब यह होता है कि क्या जो है, हम अभी तुरंत इस चीज के ऊपर आते हैं। एक तो हम विपक्ष में ये सारी बातें हम रख दी है कि भाई ये चीजें जो है विपक्ष में ऐसी बातें हम रख सकते हैं, और ऐसा नहीं कि मन से, ये सारे के सारे मैंने जो डाटा दिए हैं वह डाटा आप बिल्कुल ही नोट डाउन कर लेंगे, मेंस की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बात रहेगी। अब उन तर्कों को समझिए कि भारत को अपनाना ही चाहिए था न्यू नॉर्मल पॉलिसी। न्यू नॉर्मल पॉलिसी भारत को अपनाना चाहिए। न्यू नॉर्मल पॉलिसी अपनाना ही क्यों चाहिए भारत की विदेश नीति, और भारत क्यों मजबूर हो गया न्यू नॉर्मल पॉलिसी को लेकर? तो न्यू नॉर्मल पॉलिसी का मतलब यह है कि अब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई आएगा तो एक शब्दों में हम एक मानेंगे कि हमें इसे स्टेट ऑफ वॉर हम मानेंगे। इसके पीछे 2-3 लॉजिक हम देंगे। जिस देश की चर्चा की जाती है कि वह कह रहा है कि यह नॉन स्टेट एक्टर है जिस पर मुझे कोई कंट्रोल नहीं है, तो भैया सोशल मीडिया पर आप ही की मीडिया यह बता रही है, जिसको प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो पाकिस्तान में एक आतंकवादी जो भारत की कार्रवाई में मारा गया है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 2 जगह कार्रवाई की गई थी, आतंकवादी जो कार्रवाई की गई थी, आपको बहावलपुर और मुद्रिको में लश्कर ए तौबा का था और जैसे मोहम्मद का था। तो जो मारे गए थे बहावलपुर और मुद्रिके में, तो उसमें जो एक रफीक नाम का जो आतंकवादी था, बहुत बड़ा आतंकवादी था, उसको कहा जाता है कि उसका दूसरा पोजीशन पर आता है, जैसे मोहम्मद के जो हेड सरगना है उसके बाद उसी का स्थान आता है। उसकी जब मौत हुआ था तो उसके फ्यूनरल में, यानी कि उसके जनाजे में जो जितने लोग निकले थे उसमें पुलिस अधिकारी से लेकर और सैन्य अधिकारी तक उनके जनाजे में शामिल थे। तो यह एक आतंकवादी को जो मारा गया, उस आतंकवादी को तुम स्टेट ऑनर दे रहे हो और एक तरफ कहते हो कि यह नॉन स्टेट एक्टर है, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ ये कहते हो, और दूसरी तरफ तुम ये इसको फ्यूनरल देते हो वो राष्ट्रीय सम्मान के साथ। तो तुम्हारा यह जो दोहरा चरित्र है और ये जो पैराडॉक्स का स्थिति है, यह विरोधाभास की स्थिति है,
या पूरे जग ने, पूरे संसार में इस सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। इसीलिए तुम्हें कुछ ही लोग देश पूर्ण रूप से समर्थन कर पाए, यानी कि तुर्की तुम्हें खुलकर समर्थन दे पाया, अजरबैजान दे पाया, लेकिन चाइना इन सारी स्थितियों को देखकर भी वह चुप रहा, एक भी शब्द कुछ नहीं बोला। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा वह प्रूफ था जिस प्रूफ ने तुझे नंगा कर दिया और जिसका तुम आंसू रोना रोते थे कि इस नॉन स्टेट एक्टर पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो पूरे पुलिस अधिकारी और यानी कि स्टेट का और प्लस उसके बाद में पूरी मिलिट्री सिस्टम उसके फ्यूनरल में या जनाजे में शामिल हो रहा है। इसका मतलब तुम्हारा कैसे नहीं है, नॉन स्टेट पर एक्टर पर तो जब कह रहे हो कि कंट्रोल नहीं है, तो फ्यूनरल में क्यों शामिल हो रहे हो? और तुम जो कह रहे हो कि इस आतंकवादी परिघटनाओं से तो हम खुद ग्रसित है, तो जो ग्रसित होगा वह उसकी समाधि में जाएगा और शोक व्यक्त करेगा। अरे कितना मूर्ख बनाते हो दुनिया को, तुमसे ज्यादा होशियार कोई है नहीं क्या इस धरती पर? क्या कितना दिन तक मजबूत बेवकूफ बनाओगे? पहली नंबर बात, एक नंबर बात, इसीलिए जब से यह आया है सरकार के पास एक मजबूत पक्ष आ गया। अब आया हूं पक्ष में बोलने के लिए, पहले तो मैं विपक्ष में बोला था, पक्ष में ये हो गया तो भारत सरकार को भी एक मजबूत कड़ी लग गई कि जब तुम्हारे सोशल मीडिया तुम्हारे ही द्वारा उपलब्ध किए गए हैं और तुम एक तरफ में नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर के बीच में डिफरेंसेस कर रहे हो, तुम्हारे यहां कोई डिफरेंस नहीं है कि नॉन स्टेट एक्टर आतंकवादी के फ्यूनरल में अगर स्टेट सम्मिलित हो रहा है और उसके फ्यूनरल में पूरी रूप से जो ग्रेट होमेज के रूप में दिया जा रहा है और राष्ट्रीय शोक जो है घोषित किए जा रहे हैं, तो तुम किसे इस अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कहां कितनी मजबूत बेवकूफ बना रहे हो? तो पहली नंबर बात की हम इसीलिए हम अब जो आतंकवादी हमला होगा वह इस प्रूफ के साथ हम कहेंगे आई हैव ए रियल इमेज फॉर यू एज ए प्रूफ कि यू हैव नो डिफरेंस, your country have a no difference between a state actor or a non-state actor, both are similar। इसलिए भारत सरकार ने कहा है कि किसी प्रकार के आतंकवादी हमला होगा तो हम इसे स्टेट प्रायोजित आतंकवाद की संज्ञा देंगे। आई हैव ए प्रूफ, मेरे पास प्रूफ है। क्योंकि और दूसरा कारण यह हो गया कि भैया जो तुम कह रहे हो, खासकर पहलगांव का जो हमला हुआ और तुम जो इतना दिन से कह रहे थे कि साक्ष्य दीजिए, इस प्रकार का डोजियर भेजिए, डोजियर एक प्रकार का जो होता है वह न्यायिक प्रक्रिया के लिए हम उसको भेजते हैं ताकि उस पर वो कानूनी कार्रवाई कर सके, वो प्रूफ भेजते हैं, उसको डोजियर कहा जाता है। तो ये सारे के सारे डोजियर भेजिए, ये सारे की, अरे इतनी लिस्ट तो मैं बताया हूं कि सब में साक्ष्य भारत सरकार ने दिया था, तुमने क्या कार्रवाई किया? और कितने लोग जेल में हैं और कितने को तुमने आतंकवादी घोषित किया? चलो तुम वह दंड न दे पाए तो उसको कितने को आतंकवादी घोषित किया अपने ही देश में, कितने को दंड दे पाए? तो यह कहना, तो हमें तो यह करना पड़ेगा ना भाई। अब इसके कारण हम अपने व्यक्तियों को, अपने जो निर्दोष व्यक्ति है उनको कब तक देश में मरवाते रहेंगे? पहली नंबर बात। तीसरी नंबर बात यह होती है कि आपको जो है कोई रिस्पॉन्सिबल, जो आप इतना लॉजिक दे रहे थे कि भारत की विदेशी नीति आक्रामक हो जाएगी, इससे विश्व प्रदेश पर बड़ा बुरा असर होगा, यह सिर्फ भारत पर लागू होता है क्या? ओसामा बिन लादेन जब हमला किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2001 में हमला हुआ था
जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था और उसका उसामा बिन लादेन कहां पकड़ा गया था? पाकिस्तान से ही तो पकड़ा गया था, क्वेटा के पास। तो कहने का मतलब यह है कि सारे आतंकवादी घटनाओं की जड़ पाकिस्तान से ही जुड़ रही है। चाहे लंदन में हिथ्रो हवाई अड्डा पर जो हमला हुआ उसके भी तार पाकिस्तान से जुड़े रहे। तो अब यह प्रूफ देने की आवश्यकता है। जब हम कह रहे थे पूरे विश्व को तो कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन जब अपने पर पड़ा तो भी लोग मानने को तैयार नहीं। यानी कि तुम्हारे यहां आतंकवादी हमला हुआ तो तुम उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं किए। हमने तो कसाब पर पूरा साक्ष्य था, फिर भी कानूनी कार्रवाई किए, यहां की न्यायिक प्रक्रिया द्वारा उसे फांसी पर लटकवाए। लेकिन तुमने तो कसाब को बिल्कुल ही पाकिस्तान से, दूसरे संप्रभु देश से उठवा लिए और जाकर मारकर और बिल्कुल ही समुद्र में फेंकवा दिया, ताकि कोई मजार नहीं बन जाए, कोई श्रद्धा के लिए वो कोई चीज बन नहीं जाए, लोग याद नहीं रखे। समुद्र में गिरवा दिया कि कहीं कोई प्रूफ ना मिले। और जब हमारे हुए आतंकवादी हमला होता है तो मध्यस्थता तुम करोगे। वाह! यानी कि तुम्हारी ये जो चौधराहट है, जो चौधरी बना है, तुमने 1971 से लेकर और जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें सारी जगह पर तुम भारत के साथ क्या किया। और मैं वो भी समझता हूं कि चलो पाकिस्तान में तुम्हारे इंटरेस्ट है, तुम एक पाकिस्तान को एज ए मोहरा इस्तेमाल करना चाहते हो और पाकिस्तान के द्वारा चीन और भारत पर नजर रखना चाहते हो, तो तुम्हारा यह इंटरेस्ट हो सकता है। तो अपना इंटरेस्ट तो पाकिस्तान से कहो ना। हम एक संप्रभु देश हैं और हमारी संप्रभुता पर हम तुम्हारे क्यों ये सहे बातें और क्यों कहे, तुम्हारी यह पंचायती हम क्यों कहे। यह इस कारण से भारत को एक अब कुछ लोग बोलेंगे कि यह डायरेक्ट पाकिस्तान को दिशा निर्देश है। नहीं, इस न्यू नॉर्मल पॉलिसी के अंतर्गत इनडायरेक्ट रूप से, या जैसे ऐसे दोहरे चरित्र वाले जो देश है, यूएसए को भी एक प्रकार का सीख है, एक चेतावनी के रूप में है कि आप मेरे विदेश नीति में, और खासकर ये न्यू नॉर्मल पॉलिसी इसलिए भी लाया गया था कि ट्रंप के जो टिप्पणी की गई थी ट्विटर के ऊपर, वह भारत और पाकिस्तान को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिए थे। इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में भी किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि यह आपकी चौधराहट आप अपने नीतियों के और अपने स्वहित के लिए करते हैं, तो भारत की भी अपनी स्वहित है, इंटरेस्ट है, फॉरेन पॉलिसी है, और उस फॉरेन पॉलिसी के अनुसार भारत अपनी नीति को अनुसरण करने में स्वतंत्र है। किसी विदेश नीति की, प्रतांत्रिक विदेश नीति को अपनाने के लिए मजबूर नहीं है। तो इस कारण से न्यू नॉर्मल पॉलिसी की अपनी विशेषताएं हैं। तीसरा जो हम तीसरा या चौथा जो भी हो, तीसरा या चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ यह आरोप लगाए जाते हैं, कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो बता रहे हैं कि हमारा रक्षा में 2% इतना बढ़ जाएगा, कुछ घाटा घट सकता है, शिक्षा पर कम हो जाएगा खर्च, स्वास्थ्य पर इतना खर्च हो जाएगा, अनुसंधान पर खर्च हो जाएगा। तो ऐसे तथा कथित सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल को बता देना चाहता हूं पक्ष में जब मैं कह रहा हूं यह बात, या ये सारी चीजें, तो उनको यह भी ज्ञातव्य होना चाहिए कि इस 4 दिन के युद्ध ने भारत को कई उपलब्धियां दी है। जो गहन विश्लेषण करेंगे तो 3-4 चीज पाएंगे। इस विश्लेषण से 3-4 चीजें उभर कर आती है। एक होता है कि रक्षा अनुसंधान में जो हमने अचीवमेंट किया है
वह बड़े बड़े देशों की, आज देखिएगा जो वर्ल्ड का सेंसेक्स या इंडेक्स है उसमें बड़े बड़े, शुरू में तो यह देखे होंगे कि राफेल का जो इंडेक्स है वह धड़ाम से नीचे गिरा था, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड मीडिया पर यूएसए का मोनोपोली है और चाइना का मोनोपोली है। इस मोनोपोली के कारण उन्होंने कहा कि हम तो राफेल 4 गिरा पाए। उस कारण से देखिएगा उन 4 दिनों में इस माने बिल्कुल ही जो गलत ढंग से जो क्या कहते हैं उसको पेड न्यूज दिलवाकर पूरे वर्ल्ड मीडिया को कि हमने 6 राफेल गिरा दिया, 5 राफेल गिरा दिया, और यूरोपियन मीडिया, आप इस दोयम दर्जे की घटिया पॉलिसी को जानना पड़ेगा। राफेल का इंडेक्स गिर गया था कि 5 या 6 राफेल जो है गिर गया। बाद में धीरे धीरे, और देखिएगा उस समय पर जो है आपका चीन का डिफेंस सिस्टम का जो पूरा का पूरा सेंसेक्स है उसका हाई चला गया है। क्या माने वर्ल्ड मीडिया में पेड न्यूज के कारण गलत न्यूज फैलाए जाते हैं, जिसके कारण उसका सेंसेक्स ऊपर होगा। अरे भाई HQ9 तो क्या कर दिया, पता नहीं क्या, J17 थंडर ने तो इतना को गिरा दिया, ऐसे कर दिया, वो वैसे कर दिया। जब रियलिटी सामने आई है कि नहीं, हमारा फोर्स कोड से पता चला है कि एक भी राफेल नहीं गिरा है, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया भी तो उसको पता लगाती है। जब सारी चीजें सामने आ गई, हमने वीडियो बता दिया, अब तो यह पता चली रही है कि F-16 जिससे जो दो एयरबेस पर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, कल के वीडियो में बताया हूं। अरे आप बोल रहे हैं कि 2-4 J17 और F-16 मारा गया है, हमको तो लगता है कि 10 से 12 कि पूरा एयरबेस को ही जब खत्म कर दिया गया था, तो उसमें क्या ये सब में लपेटे में नहीं आए होंगे सारा विमान, जब ब्रह्मोस से गिराया होगा, जरूर होगा, लेकिन सारे लोग खामोश है। एक शब्द भी कुछ नहीं निकल पा रहा है, न बोलते बन रहा है, न समझते निकलते बन रहा है। जबकि F-16 भी उसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 2 F-16 तो जरूर उसमें जो है कंफ्लिक्ट में मारा गया, और उसको आकाश डिफेंस सिस्टम ने मारा है, अपना स्वदेशी। J17 को आकाश डिफेंस सिस्टम, इसलिए डॉक्टर प्रहलाद का अभी काफी चर्चा आ रही, जो 15 साल तक DRDO में कड़ी मेहनत किया था, और उसका जो है P-15 करके एक मिसाइल था जिसका इतना हाइप क्रिएट कर रहा था, पता नहीं क्या से क्या कर देगा। P-15 जो है बिल्कुल ही गिरा हुआ पाया गया है, यानी कि वह कुछ नहीं कर पाया, यानी कि वह खाली हाइप क्रिएट किया जा रहा है। यानी कि डिफेंस मार्केट में देखिएगा, आज का ही न्यूज है, डिफेंस देखिएगा, वर्ल्ड सेंसेक्स जो देखिएगा उसमें पूरे आप अपने गूगल्स पर भी करके देखिएगा, J70 थंडर का जो सेंसेक्स है धड़ाम से नीचे गिरा है, और राफेल का अचानक फिर उठ गया, क्योंकि झूठ से पर्दा तो उठ गया है, राफेल का ऊपर गिरा है। राफेल में दसाल्ट एविएशन कंपनी है, उसकी जो शेयर मार्केट है ऊपर उठे हैं, और सभी चाइनीज के जो डिफेंस का मार्केट है वह नीचे गिरते चला गया है। और एक चीज और खुशी की बात बता रहा हूं, इंडिया का डिफेंस मार्केट में जैसी एंट्री हुआ है, सारे का एकदम बिल्कुल ही जंप करते जा रहा है। अब डिमांड इतनी ज्यादा हो रही है आकाश डिफेंस सिस्टम की, उतना प्रोडक्शन ब्रह्मोस का पूरे मार्केट में ऐसा हो रहा है, सारे यूएसए और फ्रांस, सारी की कंपनियां जो है बिल्कुल ही हतप्रभ है कि इसकी वर्ल्ड में डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ेगी, इसके शेयर मार्केट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसमें एंट्री हो गया एज ए सुपर पावर के रूप में, बरबोलापन नहीं बोल रहा हूं, सही बात बोल रहा हूं। सेंसेक्स उठाकर देखिए, इसमें जबरदस्त एंट्री हो गई भारतीय डिफेंस मार्केट में। जब डिफेंस मार्केट में एंट्री हो जाएगी तो ये चावल दाल, कल हम बताए थे, मोबाइल बेचने से जितनी आमदनी नहीं होती है, डिफेंस में अगर हमने ब्रह्मोस और आकाश सिस्टम का ही मार्केट सिर्फ पकड़ लिए ना, तो इंडिया की अर्थव्यवस्था में, ये अभी चौथी अर्थव्यवस्था है ना, अभी हाल में ही 5वीं से चौथी पर आ गया है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनते देर नहीं लगेगा। तो कुछ लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं मीडिया में इस टाइप के साक्ष्य देख के कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने बोला था ना कि यूएसए अगर
सुपर पावर है तो उसके पीछे एकमात्र कारण डिफेंस है। अगर उसके पूरी मार्केट को अगर खा गया, इसीलिए पेड न्यूज दिलवा कर यह बताया जा रहा है कि J-17 मारा ही नहीं गया, F-16 मारा ही नहीं गया, यानी कि इनकी पूरी मार्केट जो है बिल्कुल ही उसका रिप्लेसमेंट ले लेगा भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी और DRDO की डंका बच जाएगी। इसीलिए यूएसए या मध्यस्थता कराना चाह रहा था, इस कारण में भी कि आगे एस्केलेशन अगर किसी प्रकार का होगा तो उसमें तो और भी पोल खुल जाएगी F-16 की, अगर और भी मारे गए तो, या मारा भी गया होगा, क्योंकि उसके पूरे एयरवेज के अब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगा के लिखिए, ब्रह्मोस तो नॉर्मल मिसाइल है ही नहीं। जिस ब्रह्मोस मिसाइल से अच्छे अच्छे देश कांप उठते हैं, अगर वह एक प्रकार के एयरबेस पर गिरा होगा तो वहां पर जो हैंगर में रखे हुए जितने विमान होंगे, क्या उनकी स्थिति बची रही होगी? नहीं। इसीलिए साधारण बात नहीं है, इतना खामोशी से है और ट्रंप इतना सारी चीजें जो बोल रहा है वह गुस्सा में, अंदर गुस्सा है जिसको वह पी कर रखे हुए। तो डिफेंस मार्केट में जैसे धीरे धीरे परत खुलेगी तो भारतीय चीजों की डिफेंस की मार्केटिंग में काफी बढ़ जाए। आपको बता दूं कि अभी 17 की 18 देश ब्रह्मोस का डिमांड के लिए एकदम लाइन लगा दिए हैं। दूसरे पिनाका, उसके बाद में अग्नियास्त्र, ये सब मिसाइल के लिए, ये सारे के सारे चीजें जो है अब होर लग गई है। भारतीय डिफेंस मार्केट की इक्विपमेंट चाहिए और खासकर आकाश के लिए अफ्रीकी देशों ने PHQ-9 का बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है और वह कोशिश कर रहा है कि भारत की आकाश डिफेंस सिस्टम को ले। अब आपको लगा होगा डिफेंस सिस्टम से बेच के हम कितना कमा लेंगे, तो आपको विश्वास ही नहीं है। जो अभी चौथी अर्थव्यवस्था अभी हाल में बना है ना, अगर यह सिलसिला जारी रहा कहते एक से 2 साल में भारत, एकदम लिखित रूप से रख लीजिएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था बनते देर नहीं लगेगी। डिफेंस में इतनी पावर है बूम कर जाने की। और इसी बात को ध्यान में लाकर लखनऊ में ब्रह्मोस की जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए उद्घाटन हाल में ही राजनाथ सिंह ने किया है। तो इस कड़ियों को भी जोड़कर देखिएगा। इन सारी चीजों को आपको सारे लोग देखेंगे तो एक प्रकार से हम चीजें आप ये कर सकते हैं। दूसरे नंबर बात, लोग यह कह रहे हैं कि इससे हम दुश्मन ज्यादा पाल लेंगे, तो इजराइल से सीखिए। इजराइल एक पिद्दी सा छोटा सा कंट्री है और उसके चारों बगल जो है सारे दुश्मन कंट्री हैं। आपको तो याद होगा कि इजराइल पर एक बार भयंकर रूप से आक्रमण हुआ था 6 मुस्लिम कंट्रियों के द्वारा, सारे मुस्लिम कंट्री, उसमें मिस्र था, बड़े बड़े कंट्री। ऐसा लगा कि इजराइल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? 6 के 6 कंट्रियों को बिल्कुल ही नस्ताबूद कर दिया। उस समय कोई यूएस उसको सहायता नहीं दिया था, अकेले अपने दम पर। और उसके बाद उसने घोषणा किया, अपने आप में प्रण किया कि मैं ऐसा पावर बनूंगा कि मेरी तरफ में, और एक ऐसा जो है डिफेंस का कॉरिडोर बनाऊंगा जिसमें दुश्मन की एक भी मिसाइल हमारे देश के अंदर नहीं गिरेगा। और वो नहीं ने उसी के पृष्ठभूमि में बनाया था आयरन डोम। हमास की हजारों हजार मिसाइल जाती है और ऊपर वह ऐसे, क्या कहते हैं, वो खिलौने की तरह, उसको ऐसे वीडियो गेम की तरह उसे ऐसे उड़ा रहा था कि वीडियो गेम हो रहा है। सेम चीज किया है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने, और बता दिया कि आकाश डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी अगर 85 से 90% है तो हमारी एक्यूरेसी आकाश डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी है 95 से 100%, और ये साबित करके बता दिया है। यानी कि अब इसकी डिफेंस सिस्टम में S-400 के बाद अगर कोई मीडियम रेंज का अगर डिफेंस सिस्टम लेगा तो वह आयरन डोम को नहीं करने जाएगा, या पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जो यूएसए का है वह नहीं लेने जाएगा, वह सीधे आएगा आकाश डिफेंस सिस्टम। और यही चीज खलबली मचा दी है। अब चाइना का HQ-9 का तो कोई
वो बिल्कुल उसका शेयर मार्केट तो नीचे से धड़ाम से नीचे गिर रहा है। तो बता जाइए कि स्टॉक होल्डर और शेयर मार्केट में क्या भारत का बूम होगा, और जैसी डिफेंस में भारत का कद बढ़ जाएगा, यानी कि शक्ति का प्रदर्शन हो गया है। S-500 हम ले रहे हैं, इसकी भी चर्चा चलने शुरू हो गई है। तो 10 जो है S-400 और S-500 से पूरा का पूरा लेयर हम पूरे भारत को संरक्षित करेंगे। भविष्य में जो अब जो होगा युद्ध जो होगा वह परमाणु युद्ध पर जाएगा। तो S-500 क्रूज मिसाइल तो छोड़ दीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल तो छोड़ दीजिए, हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोकने की क्षमता रखता है, ऐसा दावा करता है वो। तो हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, HSTB, ये सारे मिसाइल आपको बिल्कुल ही टैक्टिक मिसाइल क्या होता है, सारे मिसाइल पर एक बार लेके आऊंगा ताकि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो कि यह सर बीच बीच में ऐसा मिसाइल बोल देते हैं, पता ही नहीं चल पाता है इसकी टेक्नोलॉजी क्या है। तो एक दिन डिफेंस की हम क्लास लेकर आएंगे कि कितने प्रकार के मिसाइल होते हैं, कैसे मिसाइल है, भारत में कौन कौन से मिसाइल का कर लिया है। मैं स्कल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल को बता रहा था, तो आप कहेंगे सर उस लेवल का मिसाइल भारत के पास नहीं है क्या, कि यार फ्रांस से स्कल्प और हैमर मिसाइल मंगाता है। लेकिन जो क्षमता राफेल का है, जो क्षमता राफेल का है, उसमें सिर्फ अभी हाल में ही सुने होंगे न्यूज में कि एक सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड फ्रांस ने नहीं दिया था एन वक्त युद्ध के समय में। तो बहुत लोग कहते हैं कि फ्रांस तो भाई दगाबाजी कर दिया कि उसने अपना सोर्स कोड नहीं दिया है। सोर्स कोड क्या होता है मैं उस चीज को बताना चाहता हूं। जैसे आपके पास बंदूक तो है, गोली के रूप में मिसाइल होता है जिसमें जो लगता है स्टारडोम या उसी को कहते हैं, मैं बताया था मिसाइल में, और हैमर मिसाइल लगता है। ये सारे के सारे मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल जिसको कहते हैं, स्कैल्प और हैमर मिसाइल, ये स्कैल्प और हैमर मिसाइल तो फ्रांस से आता है। लेकिन जब सोर्स कोड वह दे देता फ्रांस, तो हम अपना इंडिजीनियस यानी कि हमको विदेश से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ता मिसाइल, अपना मिसाइल ही उसमें हम लगा सकते हैं। यानी कि यही कोड वह फ्रांस देना मैंने नहीं दिया था कि नहीं मेरा मिसाइल, तो मिसाइल ही कोई नहीं लेगा तो खाली वायुयान लेकर क्या होगा। यानी कि मिसाइल से भी एक एक मिसाइल को बेचने में करोड़ों रुपया का फायदा होता है। तो कहने का मतलब यह होता है लाखों रुपया का फायदा होता है, इसलिए वह सोर्स कोड नहीं देना चाहता है। सोर्स कोड का मतलब बहुत लोग टेक्निकली नहीं समझते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो सोर्स कोड क्या होता है कि फ्रांस ने सोर्स कोड इसलिए नहीं दिया है कि भारत अपना उसमें इंडिजीनियस जो है आग्नेयास्त्र है। अब कहेंगे कि सर ऐसा तो होगा कि ये स्टॉर्म डोम या हैमर मिसाइल जैसा भारत में मिसाइल नहीं होगा। जी नहीं, भारत के DRDO उस लेवल का ऑलरेडी बना चुका है, और कई का रेंज तो स्कैल्प मिसाइल से भी इंडिया ज्यादा बना दिया है। 1000 किलोमीटर तक वह कर सकता है, 1000 किलोमीटर तक वह दूर जा सकता है, जबकि स्कैल्प का रेंज है 560 किलोमीटर। जबकि उसका जो भारत जो बनाया है अग्नियास्त्र ये सब करके जो उसमें लगेगा, उस मिसाइल पर भी हम सारे चीज पर आएंगे। भारत ने विकसित कर लिया है 1000 किलोमीटर, जो प्लेन से छोड़ा जाएगा 1000 किलोमीटर तक रेंज का भी बना दिया है, और DRDO ने बनाया। इसलिए भारत चाहता था कि उसको जो है इंडिजीनियस करने के लिए सोर्स कोड दे, जो फ्रांस दे देने से मना कर दिया। हालांकि उस पर अब फिर से चर्चा जारी हुआ है कि हमें सोर्स कोड दिया जाए, यानी कि सोर्स कोड पर अभी वार्ता जारी है। अगर फ्रांस मान जाएगा तो सही है, नहीं अगर मानेगा उसका टर्म एंड कंडीशन पर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। वह स्कैल्प और हैमर तो हम चलाते रहेंगे, फिर आयात करते रह जाएंगे। लेकिन रसिया कितना अच्छा सुंदर दोस्त है कि देखिएगा, रसिया के जितना भी विमान है, रसिया का जितना बना है, MiG-29 हो गए, MiG-21 हो गए, या फिर सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 जो है सिर्फ रसिया का है, लेकिन उसमें MKI जुड़ने से क्या हो गया कि यह सोर्स कोड लेने की जरूरत नहीं है। यह भारतीय इंडिजीनियस जो है
टेक्नोलॉजी पर आधारित बनाई गई है, भारतीयकरण किया गया है। साधारण शब्दों में समझिए कि ऐसे में भारत का सारा मिसाइल इसमें फिट हो जाता है। अग्नियास्त्र छोड़ दिए, इसी से छोड़ेंगे। ब्रह्मोस छोड़ना है तो सुखोई 30 MKI से छोड़ सकते हैं। ब्रह्मोस राफेल में नहीं लग सकता है। ब्रह्मोस जब भी हमको फायर करना होगा तो 30 के MKI से जो छोड़ना पड़ेगा। फ्रांस का मिराज 2000 है, उसमें फिर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी वह सोर्स कोड नहीं दिया है। यानी कि मिराज अगर हम छोड़ेंगे तो स्पाइस 2000 बम छोड़ सकते हैं इस प्रकार का, यानी कि स्पाइस 2000 बम का प्रयोग सकते हैं, या फिर फ्रांसीसी कंपनी का ही कोई मिसाइल यूज कर सकते हैं, उसमें स्केल उसमें भी लगा सकते हैं या हैमर लगा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल गया होगा टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी कि हम इसकी धज्जियां कैसे उड़ा रहे हैं। कि बहुत लोग ये आरोप लगा रहे थे इस टाइप के कि ये चीज पर बुरा असर होगा। हाँ, अब आपको लगेगा कि 5वें पॉइंट के रूप में हम कहे जाएंगे कि जो विदेश से हमें अतिरिक्त पैसा का जो अर्जन होगा उसमें अर्थव्यवस्था तो मजबूत ही होगा और उस पैसा का मैक्सिमम भाग हम इन्वेंशन यानी कि रिसर्च में लगा देंगे। अब बहुत लोग इमोशनल हो गए होंगे, कहे होंगे कि सर फ्रांस तो हमारा बहुत अच्छा मित्र था, सोर्स कोड क्यों नहीं दिया। ऐसी कोई सोर्स कोड नहीं देता। अगर फ्रांस के मैं निवासी होता तो भी इंडिया को नहीं दे पाता या देने से रोकता, क्योंकि फ्रांस जो राफेल बनाया होगा या स्केल्प या हैमर मिसाइल बनाया होगा उसको भी तो रिसर्च में काफी खर्च लगे होंगे। कोई भी मिसाइल बनाता है तो उसका क्या होगा, बहुतों बार उसमें रिसर्च के लिए बहुत सारा मैकेनिज्म होगा, पूरा मैकेनिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसा तो नहीं है कि हम बनाने गए हैं तो सक्सेसफुल हो गए, कितना बार अनसक्सेसफुल भी होगा, कितनी बार हानियां होगा। तो रिसर्च में जो भी खर्च आए होंगे वह सब कुछ ऐड करता है और वह प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो हम यह काम करेंगे, अब अपना रिसर्च करेंगे। अब भारत में प्रहलाद जी जैसे तो सब लोग नहीं है कि मात्र 500 करोड़ की बजट में, मैंने 500 करोड़ के मात्र 500 करोड़ की बजट में, 500 करोड़ बहुत कम होता है डिफेंस के लिए, उसमें उन्होंने आकाश डिफेंस सिस्टम को विकसित कर दिया हुआ है 15 साल की कड़ी मेहनत में। यह 5-5 हजार के बिलियन ट्रिलियन लग जाता है आपको रिसर्च करने में। इसीलिए एक विमान जो राफेल आता है ना, उसी रिसर्च का पैसा लेता है। उतना पैसा राफेल का उतना कीमत नहीं होगा, लेकिन रिसर्च का ही पैसा लेता है वो। इसलिए एक एक राफेल का कीमत जो है 1200-1400 करोड़ जाता है, 1500 करोड़ रुपया में एक राफेल, यानी कि एक राफेल गया तो 1500 रुपया स्वाहा। यानी कहने का मतलब ये सब चीज खर्च हुआ जोड़ता है किसी पर, इसी चीज पर, रिसर्च पर जो खर्च होता है सो। और उसमें देखिए प्रहलाद जी 500 करोड़ रुपया में हम एक यूनिट बेच देंगे ना तो 5000 करोड़ रुपया आएगा। एक यूनिट का मतलब एक यूनिट नहीं, ऐसे एक देश को बेच देंगे तो हो सकता है 5000 करोड़ का वही सौदा कर ले, तो 500 रुपया का कितना प्रॉफिट गुना हो गया आप जोड़ लीजिए। तो कुछ लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं, अगर डिफेंस मार्केट में एक उभरता हुआ देश भारत अगर आ गया तो इस चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अवस्था में जंप करते हुए साल 1.5 साल भी नहीं लगेगा। यह है पूरी सीमा। और भारत इसलिए कहा है अगर हम बिल्कुल लूज पूछ की स्थिति में रहेंगे तो ये होता है ना कि कुछ लोग कहता है कुछ नहीं, लेकिन एकदम पूरा झाड़ के चलेगा कि अरे लोग समझेगा इसके पास में बहुत बारे कुछ आर्मसुम्स है भाई, कुछ शक्तिशाली है। और जिसके पास बहुत कुछ रहेगा लेकिन नॉर्मल रहेगा बेचारा, अरे कुछ नहीं है, नथिंग है। तो कुछ लोग माहौल टाइट रखते हैं, जैसे चाइना हो गया, लेकिन इस युद्ध में पूरा हवा टाइट हो गया, पूरा जो है हमाम की तरह सारे लोग, कितने कितने लोगों का डिफेंस जो है नंगे हो गए, और सारे लोग जो हैं लोगों का डिफेंस इक्विपमेंट के लिए जो करार था वह रद्द हो रहे हैं। तो इस न्यू नॉर्मल पॉलिसी पर एक छोटा सा आर्टिकल था, इस आर्टिकल का मैंने पूर्ण विश्लेषण कर दिया। डिफेंस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस न्यू नॉर्मल पॉलिसी के लाने से क्या फायदा है,
न्यू नॉर्मल पॉलिसी के पक्ष में क्या पक्ष हो सकता है, विपक्ष में भी मैंने पूरा का पूरा चर्चा कर दिया। भारत का विदेश नीति जो सॉफ्ट था, कहीं हार्ड तो नहीं हो जाएगा। तो देखिएगा, हार्ड स्वभाव भी तब स्वीकार किए जाएंगे जब आपके पास शक्ति होगा, और शक्ति का प्रदर्शन तभी हो सकता है। अगर कोई देश अगर हिमाकत भी करे किसी भी प्रकार का, तो हमारा डिफेंस सिस्टम का इतना लेयर होना चाहिए, उस लेयर को कोई भेद नहीं पाए। लेकिन जब हम अपने पर आ जाए, तो ब्रह्मोस जैसे मिसाइल तो है ही दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल। और आपको गुड इंफॉर्मेशन ये भी देना चाहता हूं, भारत के डीआरडीओ ने कुछ दिन पहले यह घोषणा किया था कि इस ब्रह्मोस को हम ले जाएंगे 1000 किलोमीटर तक दूरी तक। 1000 किलोमीटर, 800 से 1000 किलोमीटर, वो भी क्रूज मिसाइल जिसको किसी भी प्रकार का डिफेंस सिस्टम और न रडार पकड़ पाता है, तो क्या तहलका मचा सकता है, इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते हैं। किसी युद्ध का आधे घंटे से पौन घंटा में पूरे सिनेरियो को चेंज कर सकता है। यह उद्घोषणा बहुत लोगों को बरबोलापन लगता होगा, लेकिन इस युद्ध ने सब कुछ साबित कर दिया है। खैर, जो भी हो, भारतीय वैज्ञानिकों को फिर से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। वह डीआरडीओ के साइंटिस्ट को सैल्यूट है। वह देश, वो व्यक्ति रियल में हीरो है देश के। रियल में देश के हीरो वैज्ञानिक होना चाहिए। वह हमारे डाइनिंग टेबल में अगर किसी का लगना चाहिए चेहरा, तो इस डीआरडीओ के साइंटिस्ट को रखना चाहिए, जो देश को सिर्फ सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रौद्योगिकी से लेकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार देने में इन वैज्ञानिकों की प्रमुख भूमिका रही है। जिस देश के वैज्ञानिकों पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए, उन वैज्ञानिकों के लिए मैं कहता हूं, उनसे बड़ा आपका आइडियल कोई नहीं हो सकता है, और उनसे बड़ा कोई आपका प्रेरणा स्रोत कोई नहीं हो सकता है। आप देखिए, उसमें महिला वैज्ञानिक भी हैं। हाँ, एक वीडियो लेकर, एक भी और भी वीडियो लेकर आएंगे। हो सकता है कि मेंस की क्लास में मेंस के में ये सवाल कभी भी आ सकता है कि भारतीय महिला वैज्ञानिकों का भारत के विकास में क्या योगदान रहेगा। तो उसका एक पूरी लिस्ट, क्रोनोलॉजी लेकर आएंगे और एक एक महिला वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे कि उनकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी इस जो गहन चिंतन मनन और इस छोटे से आर्टिकल्स का जो आपका इंडियन एक्सप्रेस का एक छोटा सा ये जो आर्टिकल्स था, उसका मैंने विश्लेषण किया, और यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं ऐसे चलते चलते कुछ प्रश्नों की जिक्र भी कर देता हूं कि क्या कैसे प्रश्न आ सकते हैं। कि यू एग्जामिनिंग द न्यू फॉरेन पॉलिसी कैन बी चेंज आफ्टर द न्यू नॉर्मल पॉलिसी प्रोक्लेमेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट, या हिंदी में ये कह सकते हैं कि भारत के सरकार द्वारा दी घोषणा की गई न्यू नॉर्मल पॉलिसी क्या भारत की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा भविष्य में, इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, और मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। खासकर सिविल सर्विसेज के यूपीएससी के सवाल में ऐसे सवाल आने की संभावना रहेगी। दैट्स इट। ढेर सारी शुभकामनाएं, मन लगा कर पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, और अपने में ऊर्जावान के साथ साथ अगल बगल भी ऊर्जावान करते रहे। और इन शब्दों के साथ मैं आपको यहीं पर विराम देते जाता हूं, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और इस क्लास के बाद आपकी क्लास कंटिन्यू लगातार करंट अफेयर्स पर जारी रहेगी। अभी भी जारी है, विषय को भी लेकर आएंगे। मान लीजिए अभी तो करंट मुद्दे काफी इतने ज्यादा आ गए थे कि करंट मुद्दे से मुझे छुट्टी ही नहीं मिल रहा है कि आप क्लास को लेकर। जय हिंद, जय भारत।
हल्का लेकिन ज़्यादा